जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंकों का महत्व। चलिए तो एक एक करके समझते हैं। आपकी पुस्तक में टोटल 10 पॉइंट दिए हुए हैं। हम 10 का अर्थ समझ लेते हैं कि प्रत्येक पॉइंट का एक अर्थ क्या है और हम परीक्षा में किस प्रकार से उदाहरण सहित इनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए, यदि प्रश्न पूछा जाता है कि व्यापारिक बैंकों का महत्व किस प्रकार से होता है, उस पर एक विवेचना कीजिए या उसके महत्व व्यापारिक बैंकों के महत्व पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ लिए जा सकते हैं। तो सभी में हमें इस प्रकार से आंसर लिखना है कि हमें अच्छे मार्क्स मिलें। तो सबसे पहले हम व्यापारिक बैंकों के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं या उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार से एक छोटा सा इंट्रो देंगे। उसके बाद जो पॉइंट दिए हैं, एक एक पॉइंट हमें याद रखना है और उनकी हमें विस्तार पूर्वक व्याख्या करनी है। अब जैसे कि पहला बिंदु हमारा है व्यापार व उद्योग में मदद करते हैं। अब व्यापार व उद्योग में किस प्रकार से मदद करते हैं, देखिए जैसे कि आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां अभी मार्केट में हैं जो क्या करती हैं, कई सारी वस्तुओं का, उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करती हैं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं। लेकिन इन वस्तुओं के निर्माण में कई सारी मशीनों की आवश्यकता होती है और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए कोई भी उत्पादक हो, उस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह अकेला ही सारे कार्य में पूर्ण निपुण हो, क्योंकि उसे देखिए मशीन की आवश्यकता भी है, ज़मीन की आवश्यकता भी है, फैक्ट्री भी लगानी है, कुछ लेबर लगाएगा, उसका पेमेंट भी करना है, तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। तो इस पैसे की जो आवश्यकता है वह पूरी कौन करता है, बैंकें करती हैं। बैंक जो है उद्योगपतियों को लोन प्रोवाइड कराती हैं जिससे व्यापार व उद्योग में मदद मिलती है। इस प्रकार से हम इसको उदाहरण सहित व्याख्या करेंगे। दूसरा बिंदु क्या है, भुगतान करने की सुविधा देती हैं। अब भुगतान करने की सुविधा तो सभी बैंक देती हैं, किस प्रकार से देती हैं हमें वो मालूम होना चाहिए, तो हम आसानी से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। देखिए भुगतान किस प्रकार से किया जाता है। एक तो आप ऑनलाइन पेमेंट, जैसे अभी नया जो है यूपीआई पेमेंट चल गया है, आप मोबाइल से ही पेमेंट कर सकते हो। दूसरा, चेक के द्वारा आप भुगतान कर सकते हो। बैंकें आपको चेक उपलब्ध कराती हैं आपके खाते पर, आप कैश ना देकर चेक पर उस राशि को भरेंगे और उस पर साइन करके जिस व्यक्ति को भुगतान करना चाहते हैं आप दे देंगे। आप उसे पैसा देंगे क्या, नहीं देंगे। दूसरा, ड्राफ्ट के द्वारा भी पेमेंट किया जाता है। यूपीआई, चेक, ड्राफ्ट, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये सब क्या है, बैंक भुगतान करने की सुविधाएं देती है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया है, बैंक का महत्व बढ़ गया है। लोगों में जो बैंक का प्रयोग करने का तरीका है वो बदल गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। अब देखिए यहाँ से, जैसे कि आप यूपीआई का पेमेंट करते हैं, चेक के द्वारा भुगतान करते हैं, मान लीजिए ये सुविधा यदि ना होती और कोई व्यक्ति लेन देन करना है, जैसे बड़ा उद्योगपति है, उसका करोड़ों में लेन देन चल रहा है, तो करोड़ों में लेन देन करने के लिए उसे फिर उतना कैश रखना पड़ेगा अपने पास। जो कैश है वह अपने पास रखेगा, उससे चोरी वगैरह कई सारे डर होते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, बैंकों में जमा करते हैं, बैंक से सुविधा लेते हैं चेक, ड्राफ्ट आदि की, और इसके द्वारा फिर भुगतान कर दिया जाता है। तो इससे क्या हो जाती हैं, हमें भुगतान करने की सुविधाएं मिल जाती हैं। दूसरा, तीसरा पॉइंट देखिए, पूंजी का संचय कर सकते हैं। पूंजी के संचय करने में किस प्रकार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, जैसे कि लोग हैं जिनके पास अपनी आवश्यकता से अधिक पैसा हो जाता है, जो कमाई कर लेते हैं, और यदि उनके पास पैसा रहता है तो वो फालतू अनुत्पादकीय कार्यों में उसको व्यय कर देते हैं। लेकिन जब बैंकों के पास ये सुविधा रहती है, बैंक उसमें बचत खाते का प्रयोग करके आपसे क्या करती है, बचतों को जमा करती है। तो आप अपने पास जो पैसा बचता है, आप सोचते हैं कि ये खर्च ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, बैंकों में जमा कर देते हैं। तो बचत खाते के प्रयोग से, अब जैसे कि बैंक बचत खाता देती है आपको, एफडी करवा लेते हैं आप, इससे क्या हो जाता है, लोगों के अंदर प्रोत्साहन जागता है, वह खर्च कम करते हैं और पैसे की बचत ज़्यादा करते हैं। तो पूंजी संचय को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि आप बैंक में बचत खाते में जमा करेंगे तो ब्याज मिलेगा, एफडी में जमा करेंगे तो और अधिक ब्याज मिलेगा। इस प्रकार से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए पूंजी संचय को भी क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है व्यापारिक बैंकों के कार्यों के द्वारा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाती हैं। इसके बाद देखिए, आर्थिक विकास में सहायता। अब आर्थिक विकास में सहायता किस प्रकार से करती हैं, जैसे कि अविकसित देश हैं,
अविकसित देशों में सबसे ज़्यादा जो कठिनाई रहती है या सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वह रहती है मूल्य उत्पादन की या फिर मूल्य निर्माण की या फिर साख्य उत्पादन की, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी कि साख्य का निर्माण किस प्रकार से करती हैं। तो बैंकें क्या करती हैं, अपने नागरिकों से छोटी छोटी बचतें प्राप्त करती हैं बचत खाते में, और उन बचतों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को और सरकार को लोन प्रोवाइड करती हैं, जिससे सरकार क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कई सारे कार्य करती हैं जिससे लोगों की भलाई होती है और देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह विकसित होता है। तो आर्थिक विकास में भी क्या मिलती है, यहाँ पर सहायता मिलती है। इसके बाद साख्य का सृजन और आर्थिक विकास दोनों हम एक ही पॉइंट से समझ सकते हैं। साख का सृजन हम आगे विस्तार पूर्वक समझेंगे, अभी हम क्या समझ लें। देखिए, साख का सृजन किस प्रकार से होता है, जैसे कि आपने बैंक में पैसे जमा किए, किसमें, बचत खाते में। बचत खाते में आपने जमा किए और बैंक इस पैसे को क्या करेगी, किसी उद्योगपति को लोन दे देती है। अब उद्योगपति को लोन देगी तो आपके खाते में भी पैसा है, अभी आपके नाम से जमा है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1000 रुपये जमा किया, तो 1000 रुपये आपके खाते में जमा है, लेकिन बैंक ने ये पैसा किसको दे दिया है, उद्योगपति को। अब 1000 रुपये इसके खाते में भी क्रेडिट हैं और आपके खाते में भी क्रेडिट हैं, तो यहाँ पर कुछ मूल्य बढ़ गया है। जो 1000 रुपये था वो कितना हो गया है, 2000 रुपये। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्याज मिलेगा, उद्योगपति किसको ब्याज देगा, बैंक को। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मूल्य का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं साख का सृजन। ये इसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, आगे 3 4 5 प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद इसके हम पूरी निर्धारण है, जो रेट है, जो दर है, उसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। हमें सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना है कि लोगों से बचते स्वीकार करती है और बड़े उद्योगपतियों को प्रोवाइड कराती है लोन के रूप में, जिससे क्या हो जाता है, साख का सृजन होता है। तो इसमें भी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला देखिए, छठा बिंदु है ग्राहकों को लाभ। अब ग्राहकों को लाभ किस प्रकार से होते हैं, आप अपने पैसे को एक तो सुरक्षित रख सकते हैं, बैंक में बचत खाते में जमा कर सकते हैं। पहला यही सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि आपके पास, मान लीजिए आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, आप उसे घर में रखेंगे तो फिर चोरी होने का भी डर है, कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं, दीमक भी लग सकती है। लेकिन बैंक में जो है डिजिटली आपका जो रुपए है वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। तो पहला लाभ तो यही है कि आपकी जो बचत है वह सुरक्षित हो जाती हैं। इसके अलावा आपके खाते को भी मेंटेन करती हैं। यदि आप शेयर मार्केट में शेयर मार्केट में क्रय विक्रय करते हैं तो उससे भी आपको, आपके जो शेयर हैं उनका क्रय विक्रय ये बैंक कर देती हैं। ट्रस्टी व प्रबंधक के कार्य भी आपके खाते का ये सभी कर देती हैं। तो इस प्रकार के लाभ बैंकों से आपको प्राप्त होते हैं। इसके बाद 7वां पॉइंट है पूंजी का समुचित वितरण। पूंजी का समुचित वितरण किस प्रकार से होता है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए शहरों में क्या होता है, रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। शहरों में रोजगार के अवसर अधिक होने से वहाँ के लोग बचत ज़्यादा करते हैं। बचत करके वो कहाँ जमा करते हैं, बचत खातों में। अब बचत खातों में जमा करेंगे, ठीक है। अब जहाँ पर विकास नहीं है, पिछड़ा एरिया है, तो वहाँ पर सरकार के द्वारा, सरकार बैंकों से लोन लेगी और वहाँ पर रोजगार उत्पन्न करेगी, और वहाँ के जो लोग होंगे उन्हें क्या मिलेगा, वहाँ पर पैसा मिलेगा, तो उनकी आय बढ़ेगी। अब बैंक ने पैसा किस जगह से इकट्ठा किया, जहाँ पर पैसा ज़्यादा है, और सरकार ने उस पैसे को कहाँ लगा दिया, जहाँ पर पैसा कम है, रोजगार कम है। तो इससे क्या हो गया, पूरे देश में समान रूप से हो जाता है। अगला 8वां पॉइंट है सरकार को मदद मिलती है। अब सरकार को भी बैंकों के माध्यम से कई सारी मदद मिलती है। पहली बात तो सरकार क्या करती है, बैंकों से लोन लेती है, ठीक है, लोन लेकर कार्य करती है। फिर सरकार के कई सारे खाते होते हैं जो बैंकों में होते हैं, उनके द्वारा वह आदान प्रदान करती है। जैसे आपके खातों में सैलरी आती है तो सरकार के द्वारा ही आता है, तो जो बैंक हैं वो सरकार के खातों से लिंक रहती हैं, वहीं से आपकी सैलरी आपके खाते में आ जाती है। इसके अलावा कई सारे जो कार्य हैं वो बैंकों के द्वारा ही होते हैं। जैसे कर का भुगतान हुआ, कर भुगतान भी बैंकों के द्वारा ही किया जाता है। ये किसको होता है, सरकार को होता है, सरकारी खाते में जमा हो जाता है। तो सरकार की भी मदद बैंकों से ही होती है। कई सारे लोन भी रहती हैं, और जो आदान प्रदान होता है किसी दूसरे देश की बैंक से हमारे देश की बैंक में, जैसे कि विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार में आयात निर्यात के लिए भी, आयात
निर्यात का जो भुगतान होता है वो भी कौन करता है, बैंकें ही करती हैं। तो इससे सरकार को भी मदद मिलती है, मतलब कि सरकार के संचालन में भी जो व्यापारिक बैंकें हैं वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 9वां पॉइंट है धन की सुरक्षा। धन की सुरक्षा मतलब कि जैसे हम कई बार कह चुका हूं मैं कि यदि बहुत सारा पैसा आप आपके घर में रखते हैं तो वह एक प्रकार से असुरक्षित ही होता है। असुरक्षित किस प्रकार से, देखिए सबसे चोरी का डर भी रहता है और चोरी के डर से भी आपको क्या मिल जाती है, एक प्रकार से आपको सहायता मिल जाती है कि आपको ये डर नहीं रहता कि मेरा पैसा चोरी हो जाएगा। आपका पैसा बैंक में जमा हो जाएगा, आपके बचत खाते में, आप पूरी तरीके से आप सुरक्षित हैं। अब ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वह पैसे को कहाँ रखती है। ठीक है, आपका पैसा किस में बदल जाएगा, डिजिटल में बदल जाएगा, आपके खाते में डिजिटली रूप से वह इनपुट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद जो बैंक है वह कई सारी सुविधाएं भी देती है, जैसी लॉकर की सुविधा। आप अपने लॉकर में आपके सोने चांदी के यदि जेवर हैं उनको भी सुरक्षित रख सकते हैं, तो धन एक प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। तो धन की सुरक्षा में भी व्यापारिक बैंकें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 10वां पॉइंट है मुद्रा प्रणाली में लोच। मुद्रा प्रणाली में लोच किस प्रकार से होती है, देखिए जो व्यापारिक बैंकें होती हैं वो उनके हम जैसे हमें लेन देन करना है या हम पैसे निकालना है अपने खाते में जमा करना है, तो इसका जब हम बैंक में जमा करते हैं तो ये जानकारी भी किसके पास जा रही है, बैंक के पास जा रही है। जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो ये जानकारी भी किसको होती है, बैंक को होती है। मतलब कि पूरे देश में किस प्रकार से लेन देन हो रहे हैं, एक बैंक को ये ज्ञात रहता है कि उसके ग्राहक पैसा ज़्यादा निकाल रहे हैं या जमा कर रहे हैं। मतलब कि जब बैंकों में पैसा ज़्यादा जमा होता है तो क्या होता है कि लोग बचत ज़्यादा कर रहे हैं, और जब बैंकों से पैसा निकालते हैं तो क्या होता है कि लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये जो सारा डाटा होता है ये हर बैंक के पास अपने ग्राहकों का होता है। तो उनके पास ये जानकारी रहती है कि बाज़ार में जो रुपया है, जो मुद्रा है, रुपया या उस देश की मुद्रा, उसकी बाज़ार में मांग क्या है। ठीक है, मांग क्या है तो उसके हिसाब से वह क्या करती है, पूर्ति करती है। मांग कम होगी तो कम पूर्ति करेगी और मांग अधिक होगी तो फिर अधिक पूर्ति करना पड़ेगी, क्योंकि पैसा हमारा जमा रहता है बैंक के पास, तो हम यदि मांगेंगे तो बैंक को देना ही पड़ता है। तो जो मांग और पूर्ति रहती है उस पर नियंत्रण करती है, उसको लोचदार बना के रखती है। तो मुद्रा प्रणाली में लोच का जिम्मेदारी भी किसके पास होती है, व्यापारिक बैंकों के पास। तो ये 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आसान तरीके से समझने के लिए मैंने बोला है। अब इसके अंतर्गत जो दिया है उसे आप एक बार आसानी से पढ़ें और इस प्रकार के छोटे छोटे उदाहरण से आप इनकी व्याख्या कर सकते हैं, तो परीक्षा में हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है व्यापारिक बैंकों का महत्व। इसके आगे अगली क्लास में अब हम व्यापारिक बैंकों के कार्य को विस्तार पूर्वक समझेंगे।